नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आपके साथ में जुड़ा हुआ हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 12th जो क्लास है उसके सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो देखी होगी, और जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो जा कर के पहले वो वाली क्लास देखें, तभी आपको आगे की चीज़ें क्लियर होगी। क्योंकि जो कंटेंट होता है, जो सिलेबस होता है, वो एक दूसरे से लिंक होता है। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए हमारे चैनल को। जिन बच्चों को भी, जिन छात्रों को भी जो भी 12th क्लास में हैं, आपके भाई बंधु, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक इस ज्ञान का जो है वो फैलाव हो सके। चलिए, तो हम लोग जो है वो आहार एवं पोषण पढ़ रहे थे। सभी लोग ध्यान देंगे। हम लोग जो है वो आहार एवं पोषण पढ़ रहे थे। हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख चुके थे, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। जो भी छात्र पुराना वीडियो देखे होंगे उन्हें पता है कि हम लोग जो है वो इस क्वेश्चन तक आ गए थे। 8 क्वेश्चन हम लोगों ने क्लियर कर लिए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है, देखिए, बोर्ड के 12th बोर्ड में है कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। MCQ बेस्ड, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फिर क्वेश्चन आते हैं कि जोड़ी मिलाइए। उसके बाद में जो लघु विकल्पिक प्रश्न आते हैं, ठीक है, उसमें आपको शॉर्ट आंसर लिखने पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको आपको लॉन्ग आंसर लिखने पड़ेंगे, बड़े आंसर लिखने पड़ेंगे। तो पहले हम लोग बहुविकल्पी देख रहे हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसमें हम लोग देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना सीखेंगे, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर जो है आपको प्रश्न दिया रहेगा, उसमें आपको दिया रहेगा एक लाइन लाइन दी रखी होगी, उसमें आपको जो है उस लाइन को पूरी करना है। उस स्थान, जो रिक्त स्थान है, उसको पूरा करना है। चलिए, तो सबसे पहला जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, वो लिखा हुआ है कि प्रौढ़ पशुओं के शरीर में लगभग खाली स्थान, चिकनाई या वसा होती है, ठीक है। प्रौढ़ पशु का मतलब होता है, यहाँ पर जो है वो वयस्क पशु की बात हो रही है। वयस्क पशु की बात हो रही है। उसके शरीर में, उसके बॉडी में कितने फैट होता है, कितना फैट या वसा या चिकनाई % कितना होता है। तो इसके बारे में मैं पहले वीडियो में आपको एक बहुत ही शानदार सी टेबल बना के बता चुका हूँ कि किन किन पशुओं में किन किन कंपोनेंट, यानी कि किन किन अवयव, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वाटर, ठीक है, वसा हो गया, लिपिड हो गया, मिनरल हो गया, इन सब की मात्रा किन किन पशुओं में, गाय, भैंस, भेड़, बकरी और मुर्गी, इन सभी में हम लोग बात कर चुके हैं। उस टेबल के अनुसार जो हमारे प्रौढ़ पशु है, उनके शरीर में लगभग 20%, ठीक है, 20% वसा होती है, फैट होती है, ठीक है। आप इसको याद करते जाइए, अपने नोट्स में इसको लिखते जाइए, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो टेबल मैंने बनवाई थी उस पर से एक क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा ही आएगा कि प्रौढ़ पशु में पानी कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, प्रोटीन कितना होता है, वसा कितनी होती है, मिनरल कितना होता है, खनिज लवण कितने होते हैं। ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, वसा कार्बोहाइड्रेट से खाली स्थान गुना अधिक शक्ति प्रदान करती है, ठीक है। इस पर भी मैं आपको एक पॉइंट लिखवा चुका हूँ कि वसा हो गई, या कार्बोहाइड्रेट हो गया, या प्रोटीन हो गया, ये तीनों ही जितने भी कंपोनेंट हैं हमारे खाद्य पदार्थ के, वो हमारे शरीर को शक्ति प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी देते हैं, कैलोरी में देते हैं। हम लोग जो भी खाना ग्रहण करते हैं, हम लोग हो गया, पशु हो गए, जो भी खाना ग्रहण करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, मिनरल हो गए, ये सब जो है वो हमारे शरीर को अलग अलग मात्रा में ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, और ये ऊर्जा होती है कैलोरी में, ठीक है। तो मैं आपको बता चुका था एक पॉइंट कि 1 ग्राम प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट से हमको कितनी एनर्जी मिलती है? तो 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 4.1। और 1 ग्राम
वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है? 9.3। ठीक है, जब इसको आप लोग जो है वो, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि 1 ग्राम वसा यानी कि वसा से जो ऊर्जा मिलती है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कितने गुना मात्रा के बराबर है। तो वसा से कितनी ऊर्जा मिल रही है? 9.3, और प्रोटीन से कितनी मिल रही है? 4.1। यानी कि जो 9.3 हुआ ये 4.1 का कितना गुना हुआ, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सीधा सीधा लग रहा है आपको कि 4.1 9.3 का कितना गुना है? लगभग 2.25 गुना है, 2.25 गुना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 ग्राम वसा ऑक्सीकृत होकर, यहाँ लिखा है वसा कार्बोहाइड्रेट से कितने गुना? 2.25 गुना अधिक शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, इस पॉइंट से हमको ये मतलब समझ में आया। अगला क्वेश्चन उसी प्रकार से है कि 1 ग्राम वसा ऑक्सीकृत होकर कितने कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करती है। ठीक है, 1 ग्राम वसा ऑक्सीकृत होकर कितने कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर लिखा ही हुआ है कि 1 ग्राम वसा से कितनी एनर्जी मिलती है? 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि प्रौढ़ पशु के शरीर का लगभग खाली स्थान प्रतिशत भाग प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस बारे में पहले ही पूछा जा चुका है कि प्रौढ़ पशु में कितना वसा होता है। यहाँ पर पूछा हुआ है कि कितना प्रोटीन होता है। तो इस सवाल का जवाब भी आपको टेबल में दिया रहेगा, आप टेबल जाके देखिए। मेरा पहला वीडियो देखिए, उसमें हमने डिटेल में बात की हुई है। ठीक है, डिटेल में बात की हुई है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। इसलिए आपको पहला वीडियो, जो हमारी 12th क्लास सीरीज़ का जो पहला वीडियो है वो आपको देखना पड़ेगा, वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। ठीक है, तो पहले आप लोग वो देखिए, उसके बाद में अगर ये आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रौढ़ पशु के शरीर का लगभग 17%, कितना? 17% भाग जो है वो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, कितना परसेंट भाग प्रोटीन का बना होता है? 17% भाग प्रोटीन का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है वनस्पति जगत। ठीक है, वनस्पति जगत का खाली स्थान शुष्क भाग कार्बोहाइड्रेट ही बनाता है। मतलब कि वनस्पति जगत, मतलब कि जितना भी हमारा जो बॉटनिकल जो वर्ल्ड है, बॉटनिकल वर्ल्ड है, वनस्पति जगत है, उसका कितना परसेंट या कितना भाग कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो कितना बनाता है? ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो 75% बनाता है। ठीक है, 75% बनाता है। लेकिन हमको यहाँ पर परसेंट में नहीं पूछा है, हमको किस में पूछा है? भाग में। कितना भाग? तो हम लोग क्या करते हैं, भाग, अगर हमको जो है वो परसेंट दे रखा है तो उसको भाग में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे 75 है, परसेंट, आपको पता है कि परसेंट हट के क्या होता है, नीचे 100 लग जाता है। कितना लग जाता है? 100। तो नीचे 100 कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग काटेंगे। ठीक है, इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में लाएंगे तो ये हो जाता है 25 तिया 75 और 25 चौके 100। 25 तिया 75 और 25 चौके 100। तो ये हमारा आता है भाग। ये आता है हमारा क्या? 3/4 भाग आ गया। इसका मतलब होता है कि वनस्पति जगत का अगर आपसे पूछे परसेंट में तो कितना परसेंट? 75%। लेकिन अगर आपसे पूछा है शुष्क भाग, यहाँ पर भाग पूछा है, तो कितना? 3/4 भाग कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि वनस्पति जगत में सबसे ज़्यादा कौन सा अवयव भाग बनाता है, तो यही कार्बोहाइड्रेट ही बनाता है 75%। 100 में से 75% भाग कौन बना रहा है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, सूखा रोधी विटामिन है। सूखा रोधी विटामिन है। ठीक है, देखिए सूखा रोधी का मतलब क्या होता है, उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये सूखा क्या होता है। सूखा एक रोग है। क्या है? रोग है, जो कि सूखा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिकेट्स। क्या कह देते हैं? रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स। वयस्क में इसको रिकेट्स कहते हैं। सूखा का मतलब होता है ये रोग होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिकेट्स। ठीक है, सूखा।
और इसको, ये तो वयस्क में होता है रिकेट्स, लेकिन रिकेट्स की जगह अगर बच्चे होंगे तो बच्चे में ये रोग का नाम हो जाता है ओस्टोमलेशिया। क्या हो जाता है? ओस्टोमलेशिया। अगर वयस्क है तो इस रोग का नाम क्या होगा? सूखा। लेकिन अगर कोई बच्चा है या फिर जिसकी उम्र कम है तो उसमें इस रोग का नाम क्या हो जाता है? ओस्टोमलेशिया। लेकिन हमको यहाँ पर पूछा है सूखा रोधी। रोधी का मतलब होता है क्या? इसको कौन, इस रोग को कौन सुधारेगा? रोधी, इसको कौन रोकेगा? तो सूखा रोधी विटामिन, यानी कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो सूखा रोग को रोकेगा। रोधी मतलब होता है अवरोध। रोधी का मतलब क्या होता है यहाँ पर? अवरोध उत्पन्न करना, यानी कि ब्रेक लगाना, ठीक है, अवरोध उत्पन्न करना, उसको रोकना। सूखा बीमारी को रोकने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? तो ये विटामिन जिम्मेदार है विटामिन डी। कौन सा है? विटामिन डी, ठीक है, हाँ, कौन सा है? विटामिन डी। चलिए, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक और क्वेश्चन मान के चलिए कि अगर एग्जामिनर थोड़ा सा और गहराई में गया और थोड़ा सा डीप में गया तो ये पूछ सकता है कि इस विटामिन डी का अन्य नाम क्या है? इस विटामिन डी का अन्य नाम क्या है? तो इस विटामिन डी का अन्य नाम होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर आप लोग जो है वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट करके लिख लीजिए, एक्स्ट्रा पॉइंट करके लिख लीजिए। ये जो है वो क्वेश्चन 6 नंबर के संदर्भ में ये पॉइंट होगा, ठीक है। लिखेंगे सभी लोग विटामिन जी, विटामिन डी का, विटामिन डी का अन्य, सभी को दिख रहा है नीचे? चलिए, विटामिन डी का अन्य नाम, विटामिन डी का अन्य नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का अन्य नाम कैल्सीफेरॉल है, ठीक है। चलिए, सबको क्लियर हो गया है? अगर आपसे कोई पूछे कि सूखा रोधी विटामिन है और अगर आपको ऑप्शन में विटामिन डी ना दिखे, अगर उसका अन्य नाम आ जाए तो कैल्सीफेरॉल, ठीक है। कई प्रकार के और भी विटामिन होते हैं, उनके अन्य नाम भी होते हैं। अगर आप कभी समय मिलेगा तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से विटामिन खालिस्तान तैयार होता है, ठीक है। यहाँ पर पूछने का उद्देश्य यह है कि सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती है, पराबैंगनी किरणों को हम लोग इंग्लिश में आप लोगों ने सुना होगा अल्ट्रावायलेट रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, यानी कि पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेस, ठीक है। सूर्य से कई प्रकार की किरणें निकलती है, सूर्य से जो है वो कई प्रकार की किरणें निकलती है। तो यहाँ पर पूछा है कि जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे कौन सा विटामिन मिलता है, ठीक है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है? तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि हमको सनलाइट से या सूर्य से विटामिन डी मिलता है। कौन मिलता है? विटामिन डी। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी किसी इंसान में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो डॉक्टर उनको सलाह देता है कि आप सूर्य की रोशनी लें या सूर्य की रोशनी में जाकर खड़े हो जाइए। सूर्य की रोशनी में लेने से या खड़े होने से हमको कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। और ये विटामिन डी भी सूर्य की कौन सी किरणों से मिलता है? तो देखिए, सूर्य से कई सारी किरणें निकलती है, उन किरणों में से भी जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे मिलता है हमको कौन सा? विटामिन डी। देखिए, मिलता है का मतलब ये नहीं है कि वहाँ से विटामिन डी सूर्य ने फेंका और हम लोगों ने ले लिया। हमारे सिस्टम में कुछ इस प्रकार का मैकेनिज़्म होता है कि जैसे ही सूर्य की रोशनी हमारे शरीर में जाएगी विटामिन डी बनने लगेगा, ठीक है। यानी कि विटामिन डी को बनने के लिए जो विटामिन डी को बनने के लिए जो सामान चाहिए वो क्या है? सूर्य की पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेस, ठीक है। चलिए, अगला क्या है? क्वेश्चन
पशुओं में बांझपन विटामिन खालिस्तान की कमी से होता है। ठीक है, पशुओं में बांझपन। देखिए होता क्या है ना कि हमारा जो शरीर है वो एक, मान के चलिए कि हम लोग बाहर से तो बोल देते हैं हमारा शरीर है, लेकिन हमारा शरीर जो है वो कई सारी चीज़ों का मिश्रण है। मिश्रण का मतलब कह सकते हैं पैकेज है। ठीक है, हमारे शरीर में कई प्रकार की चीज़ें हैं। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। हमारा शरीर मतलब पशुओं की भी बात कर रहा हूँ। हमारे शरीर या पशुओं का शरीर हो गया, उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, मिनरल, पानी। ठीक है, उसी प्रकार से विटामिन भी होते हैं। इन सभी अवयव, इन सभी कंपोनेंट की जो है वो बेसिक सी मात्रा जितने हमारे शरीर में रहना चाहिए, अगर वो होगी तो ही हमारा जीवन सही से चलेगा। वरना अगर इन अवयव की या कंपोनेंट की मात्रा अगर ज़्यादा होती है या कम होती है तो फिर हमारे शरीर में उथल पुथल शुरू हो जाएगा। ठीक है, हमारे शरीर जो है वो उथल पुथल शुरू हो जाएगा, हमको कई प्रकार के रोग लगना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कई प्रकार के रोग लगना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपने सुना होगा कि जो जिनके भी आंखें ख़राब होती है, जिनकी भी आंखों की रोशनी कम होती है, उनको विटामिन ए खाने की, विटामिन ए का मतलब होता है कि जिन भी सब्जियों या फलों में विटामिन ए होता है, जैसे कि गाजर, वो खाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, अगर उनमें इस कंपोनेंट की कमी है तो उनको जो है वो उस सब्जी या फल को खाने की सलाह दी जाती, ताकि वह जो मिनरल या विटामिन है उसकी मात्रा बनी रहे। ठीक है, तो पशुओं में बांझपन, अब देखिए यहाँ पर जो है वो बांझपन पशुओं में होता है। बांझपन को इंग्लिश में कहते हैं, बांझपन को इंग्लिश में कहते हैं स्टेरिलिटी। क्या कहते हैं? स्टेरिलिटी, है ना। स्टेरिलिटी आपने खूब सुना होगा, स्टेरिलिटी, स्टेराइल। ठीक है, बांझपन का होने का मतलब ये होता है कि जो पशु होता है वो अपनी अगली संतान उत्पन्न करने के लायक नहीं रहता है, या फिर उससे अगली संतान उत्पन्न नहीं हो पाती है, उसमें कुछ ना कुछ कमी रहती है। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं बांझपन। क्या कहते हैं? बांझपन। बांझपन लगभग सभी जीवों की समस्याएं हैं। ठीक है, तो ये जो बांझपन होता है, ये जो स्टेरिलिटी होती है, इसके लिए विटामिन ई जिम्मेदार होता है। कौन सा विटामिन? ई जिम्मेदार होता है, विटामिन ई। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि विटामिन ई की कमी से होता है। अब जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि विटामिन डी का अन्य नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। उसी प्रकार से विटामिन ई का भी अन्य नाम हो सकता है। तो आप लोग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लो नीचे, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके नीचे लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके मैं इसकी जगह लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको मिटा के मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो है इतना लिख लिया होगा। अगर किसी विद्यार्थी ने अगर ये नहीं लिखा है तो आप लोग लिख लीजिए। मैं थोड़ा सा जो है वो हट जाता हूँ स्क्रीन से, तब तक आप लिख लीजिए, क्योंकि मुझे इसको अन्य पॉइंट को लिखने के लिए जगह चाहिए होगी। ठीक है, लिखिए आप लोग जल्दी से। लिख लिया? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो है वो लिख लिया होगा। चलिए, तो विटामिन डी का अन्य नाम क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल। उसी प्रकार से अगला पॉइंट आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लीजिए। ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये स्टार मार्क करके किस पॉइंट के संदर्भ में होगा? क्वेश्चन नंबर 8 के संदर्भ में। लिखिए विटामिन ई। विटामिन ई का अन्य नाम, विटामिन ई का अन्य नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का अन्य नाम टोकोफेरॉल है। ठीक है, विटामिन ई का अन्य नाम क्या है? टोकोफेरॉल। ठीक है, सबने लिख लिया?
सभी विद्यार्थियों ने लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, विटामिन एक खाली स्थान यौगिक है। क्या है विटामिन? खाली स्थान यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। ये क्या है? कार्बनिक यौगिक। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक का मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक है। मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ। विटामिन जो है वह कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है, देखिए विटामिन जो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ये विटामिन क्या है एक्चुअल में? विटामिन को अगर आप लोग और खोल के देखोगे तो ये विटामिन जो है वो कार्बनिक यौगिक हैं। कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड या ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन होता है, ठीक है। कार्बन या फिर और कोई से भी जो तत्व होते हैं वो मिले रहते हैं, लेकिन जरूरी रूप से कार्बन तो होता ही होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं कार्बनिक यौगिक। तो विटामिन क्या है? कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। एक होता है कार्बनिक, एक होता है अकार्बनिक। कार्बनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन होगा, और अकार्बनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन नहीं होगा। तो विटामिन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। चलिए तो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन मारते हैं, जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग। फटाफट आप लोग बताइए। प्रौढ़ पशुओं के शरीर में लगभग, चलिए या तो आप लोग जल्दी से एक बार रिवाइज कर लीजिए, आप लोग को 2-3 मिनट का समय देते हैं, फिर हम लोग फटाक से रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। जल्दी से आप लोग रिवाइज करिए इसको, जल्दी से। मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, जल्दी से रिवाइज करिए, 2 मिनट हैं आपके पास। चलिए हो गया, ठीक है। आप सभी लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। जल्दी से आप लोग जो है वो प्रश्न के जवाब दे दो जल्दी से। प्रौढ़ पशुओं के शरीर में लगभग कितने % फैट या वसा? 20%। वसा कार्बोहाइड्रेट से कितने गुना अधिक? 2.25 गुना। 1 ग्राम वसा ऑक्सीकृत होकर कितने कैलोरी? 9.3। कितने? 9.3 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करती है। प्रौढ़ पशु के शरीर में लगभग कितना 17% भाग प्रोटीन का बना होता है। वनस्पति जगत का कितना शुष्क भाग कार्बोहाइड्रेट? तो 75% या 3/4 भाग। सूखा रोधी विटामिन है, ठीक है। सूखा एक बीमारी है जिसको हम लोग कहते हैं रिकेट्स डिजीज़, ठीक है। उसके लिए कौन सा विटामिन है? तो विटामिन डी।
अगला क्वेश्चन था सूर्य की पराबैंगनी किरणों से कौन सा विटामिन तैयार होता है, तो विटामिन डी। पशुओं में बांझपन यानी कि स्टेरिलिटी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ई। और एक विटामिन क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। चलिए देखिए अगला जो है वो अगले प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं सत्य असत्य को पहचानना। सत्य असत्य का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स। इसमें क्या रहेगा कि आपको जो है वो कुछ तथ्य दिए जाएंगे। कुछ तथ्य का मतलब होता है कुछ आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, लाइनें दी जाएंगी, तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि ये जो लाइन दे रखी है, जो फैक्ट्स तथ्य दे रखे हैं, ये सही है या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये देखिए 2023 का क्वेश्चन है, 2023 के प्रश्न पत्र हैं। ठीक है, तो ताज़ा ही प्रश्न पत्र हैं, आपको चिंता नहीं करनी है। हम लोग समस्त प्रकार की चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर मान के चलिए कि अगर आपको कोई समस्या होती है, डाउट आती है, अगर आप किसी भी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं या प्रतियोगी परीक्षाओं या फिर ICAR, PAT, BHU या फिर किसी भी प्रकार के MPPAT की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर भारत की किसी भी प्रकार की एग्रीकल्चर संबंधित, कृषि से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है वो सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकते हैं। सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में संपर्क करके आप जो है वो अपने जो है वो मन की दुविधा को मिटा सकते हैं। अगर आप में से कोई विद्यार्थी संपर्क करना चाहता है तो इस नंबर पे कर सकते हैं। मैं आपको नंबर बता देता हूँ, 7773766926। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। जी हाँ, 7399376926। ठीक है, 2 4 6 8 और 10। तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे, इस संपर्क पे आप लोग जो है वो कॉल करके एनी टाइम, या फिर मान के चलिए कि कोई विद्यार्थी, कोई व्यक्ति अगर भोपाल के आसपास का है तो हमारा संस्था भोपाल में ही स्थित है। सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट नाम से हमारा संस्था है, जहाँ पर समस्त प्रकार के कृषि से संबंधित भर्ती परीक्षाओं या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। अगर आप में से कोई विद्यार्थी या फिर आपके परिवार में या का दोस्त या भाई बंधु तैयारी करना चाहता है तो उस तक आप ये वीडियो को शेयर करिए, और अगर किसी को जानकारी चाहिए तो इस पर कांटेक्ट करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमको जो है यहाँ पर पता करना है कि सत्य और असत्य के बारे में। ठीक है, सत्य और असत्य। पहला क्या है, पशुओं को खिलाए जाने वाले हरे चारे में विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा होती है। ठीक है, तो हमको ये पहचानना है कि ये सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो आपको पता है कि चारे जो है वो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, चारे जो है कई प्रकार के होते हैं, लेकिन 2 मुख्य प्रकार के चारे होते हैं जिनको कहते हैं, एक होता है हरा चारा और एक होता है सूखा चारा। ठीक है, हरा चारा का मतलब क्या होता है, जो खेत में लगा हुआ है, जो खेत में लगा हुआ है उसको हम कहते हैं हरा चारा। और अगर उसी को हम लोग काट करके ले आएंगे तो उसमें से क्या हो जाएगा, नमी अलग हो जाएगी। नमी अलग होने के कारण क्या हो जाएगा, वो सूख जाएगा, इसीलिए उसको कहते हैं हम लोग सूखा चारा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या हरे चारे में विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा होती है, तो जी हाँ, हरे चारे में विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा होती है। ठीक है, लेकिन अगर पूछे कि क्या सूखे चारे में विटामिन ए पाया जाता है क्या, तो नहीं पाया जाता है। ठीक है, हरे चारे में ही विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो जो पहला है हमारा जो है वो क्या हो गया, सत्य। पहला क्या हो गया हमारा, सत्य, यानी कि राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, मटर का भूसा तथा गेहूं का भूसा मोटे चारे वर्ग में आते हैं। ठीक है, देखिए चारों को कई प्रकार से बांटा गया है, उनमें से दो प्रकार और होते हैं। एक होता है रफेज और एक होता है कॉन्सनट्रेट। यानी कि एक होता है रफेज का मतलब होता है मोटे चारे, और कॉन्सनट्रेट का मतलब होता है दाना। ठीक है, रफेज का मतलब होता है मोटे चारे और कॉन्सनट्रेट का मतलब होता है दाना। रफेज या मोटे चारे का मतलब ये होता है कि जब हम लोग फसलों में से जब हम लोग जो है दाना अलग कर लेते हैं,
तो जो बचा हुआ जो मटेरियल होता है, जैसे कि उसकी पत्तियाँ, डंठल, जो तना या फिर जड़, ठीक है, जो उसका वानस्पतिक भाग होता है, उसी को हम लोग जो काट काट के पशुओं को खिलाते हैं तो वो कहलाता है मोटा चारा, ठीक है। लेकिन दाने क्या कहलाते हैं? जब हम लोग फसलों में से जब हम लोग उसका इकोनॉमिकल पार्ट यानी कि दाना अलग कर लेते हैं, जैसे गेहूं में से गेहूं अलग कर लिया तो बचा क्या? गेहूं का भूसा। चावल में से चावल अलग कर लिया तो बचा क्या? चावल का भूसा। और वो जो गेहूं और वो चावल था वो क्या कहलाएगा? कॉन्सनट्रेट, ठीक है। कॉन्सनट्रेट या दाना ये भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसके भी कई प्रकार के होते हैं। कभी समय मिलेगा तो हम उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इसमें पूछा हुआ है कि मटर का भूसा तथा गेहूं का भूसा मोटे चारे वर्ग में आते हैं, तो जी हाँ आते हैं। मैंने अभी बताया कि मटर, मान के चलिए पूरी मटर की फसल है, अगर मैंने मटर को अलग कर लिया तो क्या बचेगा? मटर का भूसा। गेहूँ में से गेहूँ अलग कर लिया तो क्या बचेगा? गेहूँ का भूसा। और यही कहलाते हैं मोटे चारे। तो ये हमारा दूसरा भी क्या हो गया? सत्य, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? सत्य, यानी कि राइट। अगला क्या है? पशु आहार का अगला क्वेश्चन क्या है? पशु आहार का अधिकांश भाग कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं। तो ये बात जो है, ये बात भी सही है। क्यों सही है? देखिए, पशु आहार जो होता है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये होता है, मान के चलिए कि आप लोग गांव से जुड़े होंगे, आप लोग भी जब गांव में जाते होंगे, बाड़े में यहाँ पर पशु बंधे रहते हैं, तो आप उनको जो है वो ज़्यादातर उनको चारा खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं? ज़्यादातर चारा, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलिए कि कोई गाय है या कोई बैल है या कोई सांड है या कोई भेड़ है, कोई बकरी है, कोई मुर्गी है जो कि उत्पादन दे रही है, जब उत्पादन दे रही होती है तो हम लोग थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसमें दाना भी मिलाते हैं, ठीक है। सोयाबीन का दाना मिला देंगे, कपास का दाना मिला देंगे, कपास की खली मिला देंगे, सरसों की खली मिला देंगे, ठीक है। हम लोग इस प्रकार के जो है वो खली मिलाते हैं, जिससे कि उस पशु का जो है उसको न्यूट्रिएंट मिले, उसको उत्पादन हम लोगों को ज़्यादातर मिले। लेकिन अगर मान के चलिए कि आम तौर पर हम लोग पशुओं को क्या खिलाते हैं? चारा, ठीक है। और चारे का मतलब क्या होता है? चारे में होता है ज़्यादातर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट। चारे में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। हिंदी में कहते हैं शर्करा, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को शर्करा। तो लिखा हुआ है कि पशु आहार का अधिकांश भाग कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं, तो सही बात है, ठीक है। अधिकांश भाग जो होता है वो, उनका अधिकतर भाग जो होता है वो किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट या शर्करा या चारे के रूप में लेते हैं, ठीक है, चारे के रूप में लेते हैं। तो ये हमारा ये वाला पॉइंट पे क्या हो गया? सत्य। सत्य का मतलब होता है क्या? राइट या फिर सही, करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि क्या मछली चूर्ण अनाज उत्पाद है? अनाज उपजात है क्या मछली चूर्ण? देखिए, मछली चूर्ण क्या अनाज उपजात है? देखिए, होता क्या है ना, अगर मैं आपको बताऊं, मैंने बताया कि चारे में जो होता है, एक होता है मोटा चारा। मैंने अभी आपको बताया था कि चारा दो प्रकार का होता है, एक होता है मोटा चारा और एक होता है दाना। एक क्या होता है? दाना। ये जो दाना होता है, ये भी दो प्रकार का हो सकता है। ये जो दाना होता है, दाने का मतलब जो होता है कि ऐसा आहार जिसमें कि पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा है। ये दाना जो होता है दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है कि हमको फसलों से मिले, एक कहाँ से मिले? फसलों से, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि ये सरसों की खली, ठीक है, सरसों की खली या अरंडी की खली या फिर ये बिनोले की खली जो कपास से मिलता है, वो क्या हो जाता है? हमको फसलों से मिलता है। लेकिन कुछ उपजात जो होते हैं वो हमको पशुओं से भी मिलते हैं, पशुओं से। जैसे कि पशुओं से क्या मिल सकता है? पशुओं से जैसे कि मछली चूर्ण, ठीक है, मछली चूर्ण या फिर हड्डी का चूरा, ठीक है, हड्डी का चूरा हो गया, मछली चूर्ण हो गया। ये जो होते हैं ये कहलाते हैं पशुओं से मिलते हैं हमको। ऐसे जो आहार होता है उनको कहाँ मिलता है? पशुओं से। तो यहाँ पर लिखा है क्या मछली चूर्ण अनाज उपजात है क्या भाई? क्या हमको ये फसलों से मिल रहा है क्या? नहीं, ये हमको कहाँ से मिल रहा है? मछली चूर्ण पशुओं से मिल रहा है, ठीक है ना। कहाँ से मिल रहा है? एनिमल से या पशुओं से। तो ये क्वेश्चन, ये जो पॉइंट हुआ, ये सही है क्या? नहीं, ये असत्य है, ठीक है, असत्य, असत्य है, यानी कि रॉन्ग है, असत्य, ठीक है। ये क्या है? गलत है।
मछली चूर्ण अनाज उपजात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला जो है वो पॉइंट है शीरा एक औद्योगिक उपजात है। पॉइंट लिखा है क्या शीरा एक औद्योगिक उपजात है। ठीक है, औद्योगिक उपजात का मतलब होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, देखिए होता क्या है ना, इंडस्ट्री जो हमारी इंडस्ट्री का मतलब होता है कारखाने। जो कारखाने होते हैं ना, वहाँ पर जब मुख्य उत्पाद बनता है, मुख्य उत्पाद के साथ साथ ही ऐसे बाई प्रोडक्ट भी निकलते हैं जो इंडस्ट्री के काम के तो नहीं होते हैं लेकिन हमारे काम के होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बताऊं, जैसे कि जो गन्ना होता है, गन्ना भाई हमारे यहाँ पर जो गन्ना होता है फैक्ट्री में जाता है तो उससे क्या बनता है, शक्कर और गुड़। क्या बनता है, शक्कर और गुड़। लेकिन जब ये गन्ना फैक्ट्री में जाता है, शक्कर और गुड़ बनने के बाद भी जो वेस्ट या फिर जो बाई प्रोडक्ट बचता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, शीरा। क्या बोल देते हैं, शीरा। शीरा को इंग्लिश में अगर आपसे कोई पूछे तो कहते हैं मोलासेस। क्या कह देते हैं, मोलासेस, मोलासेस। ठीक है, इसको ऐसे कैसे आपको हिंदी में भी लिखा सकता है कि क्या मोलासेस एक औद्योगिक उपजात है, तो आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए कि शीरा का इंग्लिश नेम क्या है, मोलासेस। तो बताइए क्या शीरा एक औद्योगिक उपजात है क्या, सभी लोग बताएंगे है कि नहीं है। है, क्यों, क्योंकि शीरा जो है वो औद्योगिक उपजात इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ही तो है। क्योंकि जो शीरा बन रहा है वो किसका बन रहा है, गन्ने का बाई प्रोडक्ट है। और गन्ने से जब शर्करा और गुड़ बनेगा तो ये कहाँ बनेगी, इंडस्ट्री बनेगी। और उसी का जो वेस्ट प्रोडक्ट या फिर बाई प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाता है, शीरा। इसीलिए शीरा एक औद्योगिक उपजात है, ये बात सही है। तो ये क्या बात हो गई, ये है सत्य। सत्य यानी कि राइट। ठीक है, चलिए अगला क्या पॉइंट है, छठवां पॉइंट है वसा ऊर्जा का एक संग्रहित रूप है। वसा ऊर्जा का एक संग्रहित रूप है। जी हाँ, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि देखिए हम लोग ने बात जब करी थी तो हम लोग जो खाना खाते हैं या पशु जो आहार ग्रहण करते हैं तो उसमें कई प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, पानी, मिनरल, खनिज, लवण, समस्त प्रकार की चीज़ें होती हैं। लेकिन उसमें जो है हमारा मान के चलिए कि प्रोटीन होता है, एक होता है वसा और एक होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये जो तीन प्रकार के जो कंपोनेंट है, यही जो तीन कंपोनेंट हैं यह मुख्य रूप से ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा यानी कि एनर्जी देते हैं। ठीक है, हम लोग पहले बात कर चुके हैं। फिर हम लोगों ने बात की थी कि जो प्रोटीन हो गया और ये जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, इनसे कितनी एनर्जी मिलती है, कितनी मिलती है, 4.1 कैलोरी, 4.1 कैलोरी। लेकिन इस वसा से कितनी मिलती है, 9.3 कैलोरी। ठीक है, तो कुल मिला के बात क्या हो रहा है, जो वसा जो है वो हमारे शरीर में संग्रहित। अब देखिए संग्रहित का मतलब क्या होता है, संग्रहित का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये तीन जो होती है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रोवाइड करती है। तो हम लोग काम करेंगे, फिर जब हम लोग काम करेंगे तो ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले हमारे शरीर को फिर से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग काम करेंगे तो एनर्जी वेस्ट होगा। तो ये जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं सबसे पहले हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। सबसे आखिरी में वसा आती है। वसा जो होती है वो फैट, आपने सुना होगा ना कि हमारे शरीर में फैट जमा हो गया, जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनके शरीर में फैट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये वसा क्या होती है, हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर के ये फैट जो है वो संग्रहित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा मोटे व्यक्ति होते हैं, वो जो लोग काम नहीं करते हैं, खाते ज़्यादा हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, वो लोग मोटे हो जाते हैं। मोटे होने के पीछे रहस्य यही है कि उनके शरीर में वसा या फैट जमा हो रही है। क्यों, क्योंकि वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। वो वसा जो एनर्जी देना चाह रही थी वो काम ही नहीं आ रही है, तो वसा जो है वो हमारे शरीर में जमा हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वसा ऊर्जा का एक संग्रहित रूप है क्या, तो बताइए है सत्य या असत्य, सभी लोग बताएंगे। जी हाँ, सत्य। ठीक है, अभी मैंने बताया पूरा का पूरा रिवीजन, पूरा रीज़न
कारण बताया था मैंने कि वसा ऊर्जा का एक संग्रहित रूप क्यों है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसको 2 मिनट में रिवाइज़ कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से इसको आप लोग 2 मिनट में रिवाइज़ कर लीजिए। चलिए, तो बताइए जल्दी से, पशुओं को खिलाए जाने वाले हरे चारे में विटामिन ए की मात्रा होती है क्या? जी बिल्कुल सही है। मटर का भूसा तथा गेहूं का भूसा मोटे चारे वर्ग में आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं, असत्य है। पशु आहार का अधिकांश भाग कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं? जी बिल्कुल लेते हैं, सत्य है। मछली चूर्ण अनाज उपजात है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है, अनाज उपजात नहीं है। ठीक है। शीरा एक औद्योगिक उपजात है क्या? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है क्या? बिल्कुल है। ठीक है, मोलासेस है, सही है। वसा ऊर्जा का एक संग्रहित रूप है? सत्य असत्य? ये सत्य है। ठीक है, वसा हमारे शरीर में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने कई सारी चीज़ें समझी है। अब हम लोग जो है वो अगले किसी वीडियो में मिलेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। 12th क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो लोग घबराए नहीं, चिंतित ना हो। हम लोग जो है उनके साथ में हर समय जुड़े रहेंगे, रोज़ किसी न किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। जो भी टॉपिक आपको परेशान करते हैं वो आपको हम लोग समझाएंगे। आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारा चैनल का नाम है सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट और हमारी कोचिंग भी है जो कि भोपाल में स्थित है। अगर किसी विद्यार्थी को एडमिशन लेना हो या फिर किसी कोर्स के बारे में पूछताछ करनी हो, इंक्वायरी करनी हो, तो आप लोग दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद साथियों, मिलेंगे हम लोग किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।